कल बाजार में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। इसके पीछे वजह जो है उसको डिस्कस करेंगे, आखिर क्यों गिरावट होगी और अगर ये गिरावट होगी तो कहाँ तक होने वाली है और क्या बाजार क्लोज होते हुए फिर से तेजी बन सकती है, क्या बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकता है। और दूसरी तरफ इस बड़ी गिरावट में कौन से स्टॉक पे ज़्यादा मार पड़ने वाली है, कौन से स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा गिरने वाले और क्या गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए या फिर इन स्टॉक से निकल जाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, साथ में जो गिरावट के पीछे वजह है वो क्या है और दूसरी तरफ क्या बाजार में इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन सारी बातों को जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे जो बाजार में सबसे जो बड़ी गिरावट की वजह बन रही है वो है इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप देखें तो फ्राइडे को डाउ जोन्स में ज़बरदस्त गिरावट हुई, करीब एक तरह से कहे तो क्रैश कर गया। 1008 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट, 3.03% गिरा है डाउ जोन और अब फिलहाल भी इसका जो 32,283 पर आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो S&P 500 इंडेक्स भी ज़बरदस्त गिरा, देख सकते हैं आप 3.37% की बहुत बड़ी गिरावट हुई यार, 4057 के स्तर पे आ चुका है। नेस्डेक की बात करें तो वहाँ पर और भी ज़्यादा बड़ी गिरावट है, 12,141 के स्तर पर करीब 3.94% की लगभग 4% की बड़ी गिरावट। तो ये आप देख सकते हैं। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1899 के स्तर पर 3.30% की गिरावट। तो कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं है जहाँ पे आपको 3% से कम की गिरावट दिखाई देगी। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है, इसको क्रैश कर सकते हैं और अगर ऐसी गिरावट बाजार में होगी तो त्राही मच सकती है, बहुत सारे शेयर बिल्कुल धराशायी हो सकते हैं। तो ऐसे में गिरावट क्यों हुई? तो गिरावट के पीछे जो वजह है वो है अमेरिकी केंद्रीय फेडरल रिजर्व बैंक के जो प्रमुख है जेरोम पॉवेल, उनका बयान। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमें देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है और इसको हम कंट्रोल करेंगे और इसको कंट्रोल करने के लिए आने वाले समय में और भी सख्त कदम उठाएंगे और ब्याज दर में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। और इस बयान के बाद में पूरा सेंटीमेंट बिगड़ा, बाजार को इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, उनको लग रहा है कि धीरे धीरे जो ब्याज दर जिस तरह बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है और इस बयान के बाद में माहौल बिगड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भयंकर गिरावट हुई और इसका असर हमें भी देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। अगर आप देखें तो ये 1980 के बाद सबसे ज़्यादा रिजर्व बैंक ने वहाँ पे लगातार ब्याज दर बढ़ाई हुई है, ये लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से माहौल बिगड़ रहा है। अब यहाँ पे हमारे बाजार में गिरावट के पीछे एक और वजह भी है, कुछ समय में यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी है। यानी पिछले आप देखें तो 1-2 महीनों में बाजार में हमने बहुत ही शानदार तेज़ी देखी है और इस तेज़ी के पीछे वजह थी एफआई ने जमकर खरीदारी की हमारे बाजार में। आप देख सकते हो फिलहाल बीएसई सेंसेक्स 58,833 के स्तर पर है, लेकिन अगर आप 17 जून की बात करें तो ये मात्र 51,360 के स्तर पर था और वहाँ से जो दौड़ा तो ये 60,298 तक चला गया था 18 अगस्त को। यानी 2 महीने में ही आप 9,000 पॉइंट की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली हमें बीएसई सेंसेक्स में। ये बहुत बड़ी तेज़ी थी और ये तेज़ी बनी है एफआई के दम पे, लेकिन अब वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एफआई ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की, पूरे एशिया में उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो उन्होंने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जो टोटल एशिया के मार्केट में से 76% पूरा निवेश उनका सिर्फ इंडियन मार्केट में ही आया, यानी उन्होंने इंडियन मार्केट में भरोसा जताया। अगर एफआई के पोर्टफोलियो की बात करें तो उन्होंने एशिया के 9 मेन बाजारों में इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ पे 7.5 अरब डॉलर का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, यानी इंडियन रुपीज़ में कहे तो 59,876 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया। उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही 5.7 अरब डॉलर का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, यानी 45,506 करोड़ रुपीज़ का टोटल निवेश उनका सिर्फ इंडियन मार्केट में हुआ। इसका मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंडियन मार्केट में किया। सेकंड नंबर पे दक्षिण कोरिया है, तो जहाँ पे उन्होंने 2 अरब का डॉलर का निवेश किया है। तो ये आप समझ सकते हो जो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट 2 महीने में आया है एफआई की तरफ से, और ये इन्वेस्टमेंट आने के बाद आप समझ सकते हो कि बाजार में अगर सेंटीमेंट बिगड़ेंगे तो उनका निवेश निकल भी सकता है और इसका सबूत भी हम देख सकते हैं। आप देखेंगे तो 18 अगस्त को उन्होंने 1,706 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है, फिर 19 अगस्त की उनकी 1,110 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी हुई, लेकिन 22 अगस्त को फिर से 453 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। 23 अगस्त को उन्होंने बाजार में 563 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 24 अगस्त को उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो मात्र 23 करोड़ रुपीज़ का ही था। 25 अगस्त को उन्होंने 369 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 26 अगस्त को फिर से उन्होंने बाजार में से 51.12 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो ये आप आंकड़े देख सकते हो लगातार धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, यानी एफआई की तरफ से जो तेज़ी से खरीदारी हो रही है एग्रेसिव, उसमें कमी आ रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आने वाले समय में बाजार के सेंटीमेंट अगर बिगड़ते हैं तो उनकी तरफ से बड़ी सेलिंग हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। पिछले 2 महीने में ही बीएसई सेंसेक्स 9,000 पॉइंट
तक हाई में चला गया, ऐसे में तेजी बनी है तो उसका वो फायदा उठा सकते हैं। और ऐसे में अगर बिकवाली की संभावना बन रही है तो आप समझ सकते हो कि बिकवाली की वजह बन रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ी वजह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से जबरदस्त बढ़ने लगी है। आप देख सकते हो WTI क्रूड 93 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.5 की फिलहाल तेजी है। ब्रेंट क्रूड 101 पर है, जहाँ पे 1.66% की तेजी है। तो ब्रेंट क्रूड भी बढ़ा है। ऊपर से इंडियन रुपीज़ देखें तो फिलहाल इंडियन रुपीज़ आपको 80 के आसपास आता हुआ फिर से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी दबाव इस तरह भी बना हुआ है। कुल मिला के अगर आप देखें, जब इंडियन रुपीज़ वीक बनने का मतलब ये है कि डॉलर में फिर से पैसे निकाले जा रहे हैं यहाँ से, इसका मतलब एफआई की तरफ से जो रुझान थोड़ा निगेटिव बना हुआ है, तो ऐसे में बाजार में गिरावट की संभावना बन सकती है। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे नुकसान होगा, तो नुकसान आईटी सेक्टर को हो सकता है। पिछले कई दिनों से आईटी सेक्टर ऑलरेडी दबाव में है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडियन आईटी फर्म है वो ऑलरेडी यूएस और यूरोप के मार्केट में भी कामकाज करते हैं और वहाँ पर लगातार उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल डाउन चल रहा है। उसके पीछे वजह है कि वहाँ पर ज़बरदस्त इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। ऐसे में आप देख सकते हो कि वो अपने स्टाफ के लिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दे रहे हैं, उनको जो वेरिएबल बेनिफिट दे रहे, वो उनकी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट सारे कट कर दिए गए, यानी जो उनकी नॉर्मल सैलरी है वही उनको मिल पा रही है। तो आप समझ सकते हो कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा दबाव है और ऐसे में आईटी सेक्टर की ज़बरदस्त और धुलाई हो सकती है। कल के दिन में हमें बाजार में बड़ी गिरावट में आईटी सेक्टर पिटते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो 1526 पर प्राइस है, जहाँ पे 0.57% की हमने तेजी देखी थी फ्राइडे के दिन, लेकिन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा दबाव ऑलरेडी बना है, काफ़ी स्टॉक नीचे भी आया है। आप देख सकते हो 1 अप्रैल को ये 1903 के आसपास स्टॉक था, उससे काफ़ी नीचे स्टॉक है, लेकिन अब और इसमें गिरावट की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में इन्फोसिस में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक ऑलरेडी दबाव में है। और अब आप देख सकते हो कि ये स्टॉक में अभी फिलहाल और गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर इन्फोसिस की बात करें तो कंपनी काफ़ी मजबूत है, भले ही उनके थोड़े से यहाँ पे आप देख सकते हो दबाव बना हुआ है। दबाव इसलिए बना है क्योंकि इस समय आईटी सेक्टर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन पिछले अगर हम इसके 10 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है। इसके सेल्स के आंकड़े अगर हम देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसने 14% पॉजिटिव दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, TTM 22% पॉजिटिव। प्रॉफिट की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव और TTM 10% पॉजिटिव। इसके अलावा स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 27%, 3 ईयर के हिसाब से 24%, 1 ईयर के हिसाब से -11% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% है, 5 ईयर के हिसाब से 26%, 3 ईयर के हिसाब से 27%, लास्ट ईयर 29%। तो आप देख सकते हो कि पिछले एक साल से यहाँ पे आपको दबाव दिखाई देगा। ओवरऑल बहुत ही अच्छे इसके आंकड़े और जिसके दम पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं स्टॉक के अंदर इन्फोसिस में। अगर हम TCS की बात करें तो फिलहाल स्टॉक की प्राइस 3223 की है और यहाँ पे भी 0.18% की तेजी हमने फ्राइडे को देखी थी। स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, पिछले कई समय से इसमें भी दबाव बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस भी देखें पिछले 10 साल की तो काफ़ी अच्छी है। 10 ईयर के हिसाब से इसके सेल्स के आंकड़े देखें तो 15% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो 10% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव और TTM 16% पॉजिटिव है। प्रॉफिट की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव और TTM 10% पॉजिटिव। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव, 1 ईयर के हिसाब से -13%। अब रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर के हिसाब से 38% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 37% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 40% और लास्ट ईयर 44% पॉजिटिव। तो इसके आंकड़े भी बिल्कुल आपको इन्फोसिस जैसे ही दिखाई देंगे। बिल्कुल स्टॉक के अंदर पिछले एक साल से कुछ नरमी दिखाई दे रही है, बल्कि ओवरऑल इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। विप्रो की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 414 से 417 के आसपास है, जहाँ पे 0.59% की हमने तेजी देखी थी फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे भी देखें तो स्टॉक पिछले 6 महीने से काफ़ी दबाव में, ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसने सेल 8% पॉजिटिव बताया, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव, TTM 26% पॉजिटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव और TTM -1% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव, 1 ईयर के हिसाब से -34%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 20% पॉजिटिव है। ओवरऑल आप देखोगे तो इसके भी आंकड़े आपको एक साल से थोड़े निराशा वाले दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में भी दबाव दिखाई दे रहा है, जैसा कि इन्फोसिस TCS में नहीं है, लेकिन इनके प्रॉफिट में भी पिछले एक साल में दबाव दिखाई दे रहा है। HCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो 946 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.31% की तेजी देखने को मिली। तो लगभग सभी IT शेयरों में थोड़ी तेजी थी फ्राइडे को और आगे पॉजिटिव माहौल बन सकता था अगर ये USA बैड न्यूज़ नहीं निकल के आती तो। फिलहाल अगर आप देखें तो HCL की पिछले 10 साल की अगर रिपोर्ट कार्ड देखें
10 ईयर के हिसाब से सेल के हिसाब से ने 18% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव और TTM 15% पॉजिटिव है। अब प्रॉफिट की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से 10% और TTM 19% पॉजिटिव। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से -19% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से 22% पॉजिटिव, लास्ट ईयर 22% पॉजिटिव। ओवरऑल इसके भी आंकड़े बहुत ही अच्छे और बिल्कुल इन्फोसिस और आप देखेंगे तो TCS जैसे ही है। विप्रो के आंकड़े थोड़े से निराशा देंगे क्योंकि विप्रो ने प्रॉफिट में कुछ और कमी दिखाई एक साल के हिसाब से। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो इन कंपनियों ने पिछले 10 साल से बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अब मामला बिगड़ गया है US मार्केट की वजह से। तो ऐसे में आपको इस समय थोड़े IT सेक्टर से दूर हो जाना चाहिए। आने वाले समय इस सेक्टर में और दबाव की संभावना बन रही है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जितनी बड़ी गिरावट की संभावना बनी है उतनी गिरावट के साथ में क्लोजिंग नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे थोड़ी रिकवरी दिखाई दे सकती है। लेकिन चिंता सब FI की तरफ से। अगर FI ने बाजार में बिकवाली शुरू कर दी तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 महीने से उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त निवेश किया है एशियन मार्केट में, जिसमें 76% हिस्सा पूरा उनका इंडियन मार्केट में। तो इसे हमें देखना होगा कि FI की क्या रुख रह सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।